हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सरकार रिवीजन आपका मस्त चल रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है एंड दीज रिवीजन लेक्चर्स आर हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सरकार क्या लिखा है? कर हर मैदान फतेह। ये फतेह आपकी होगी अगर आपने इस वक्त को शानदार तरीके से यूज किया है, अगर आपने इस टाइम को बेस्ट वे में अगर यूज किया है विद कॉन्फिडेंस, प्लानिंग के साथ, माहौल के साथ, तो सर माहौल बनने वाला है। क्योंकि सर लोग बोलते हैं कि अपना टाइम आएगा, मैं कह रहा हूं आपका टाइम आ गया है, लगा दो पूरा दम, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी आपने अगर अच्छी मेहनत करी तो सर ये आपका टाइम चल रहा है, मस्त वाली मेहनत कर दो सर, रिजल्ट बहुत शानदार आने वाले हैं, पर आपकी मेहनत बहुत जरूरी है। आइए मालिक, हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 15 आपके सिलेबस में आता है, रूल्स आपके सिलेबस में नहीं आते सर। सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या सर? एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू, जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन हुआ है, दैट विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, और उसी पे जीएसटी लगेगा। पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू सप्लाई। तो सर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू में ये फॉलोइंग भी इंक्लूड होंगे। फर्स्ट बोलता है क्या? सारे टैक्सेस, भले वो म्युनिसिपल टैक्स हो, ब्ला 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 टैक्स हो, कोई सेस हो, कोई चार्ज हो, कोई भी हो, एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, क्लियर सर, वो सब वैल्यू में इंक्लूड करना है। अगर आपने प्राइस के अलावा ये सब भी पे किया है सप्लायर को, तो ये सब भी ऐड करना है, एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस। अच्छा देना बेटा सर, जैसे तंबाकू, टोबैको पर एक्साइज भी है, क्लियर? तो टोबैको पे एक्साइज है, तो एक्साइज का अमाउंट पहले वैल्यू में ऐड करो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पे लगेगा जीएसटी बेटा, क्लियर? अच्छा, पर इनकम टैक्स में जो टीसीएस करता है क्या बेटा? टीसीएस सर, फॉर एग्जांपल सर आपने किसी शोरूम से ज्वेलरी परचेज करी सर, 15 लाख की ज्वेलरी परचेज करी, उस पे 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है सप्लायर को। तो मैं शोरूम वाला हूं, मैं आपसे 15 लाख प्लस 15,000 टीसीएस कलेक्ट करूंगा, तो टीसीएस इज नॉट अ लेवी ऑफ टैक्स ऑन गुड्स, क्लियर? तो यहां पे 15 लाख 15,000 आपसे लिया है शोरूम वाले ने, फिर भी वैल्यू ऑफ सप्लाई 15 लाख ही होगी। टीसीएस इज नॉट अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, इसलिए उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है टीसीएस को बेटा। ओके सर, फिर आइए क्या, अगर कोई एक्सपेंस, सुनना मैं पहले क्लोज नंबर बी और सी ये दोनों साथ में पढ़ा रहा हूं बेटा, पहले सी पढ़ा रहा मैं आपको। अगर कोई एक्सपेंस, इंसिडेंटल एक्सपेंस विच द सप्लायर वाज सपोज्ड टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, अगर कोई सप्लाई करने के लिए सर कोई एक्सपेंस सप्लायर को इंकर करना है, तो ऐसे केस में वो एक्सपेंस सप्लायर ने इंकर किया और कस्टमर से बिल में अलग से चार्ज करके अलग से और रिकवरी किया, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। जैसे पैकिंग चार्ज, डिजाइनिंग चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज, सर एनी एक्सपेंस विच द सप्लायर वाज सपोज्ड टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्लियर? वो भी वैल्यू में इंक्लूड करना है, क्लियर? पर अगर मान लो वो एक्सपेंस जो सप्लायर को इंकर करना था टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, वो एक्सपेंस डायरेक्ट रेसिपिएंट ने थर्ड पर्सन को पे कर दिया, तो दैट एक्सपेंस विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, और उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे एज पर क्लॉज नंबर बी, क्लियर? एग्जांपल देता हूं मस्त वाला आपको, मैंने जो लेक्चर में दिया वैसे ही सर, जैसे मैं कोई गुड्स बेचता हूं, जैसे मैं मार्केट मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने मार्केट बना के आपको बेचा, और ऐसे केस में एफओआर बेस पे डिलीवरी, एफओआर मतलब कस्टमर के डोर तक मेरे को डिलीवरी करना है, वहां तक का जिम्मेदारी मेरा है। तो सर वैल्यू ऑफ गुड्स मान लो मैंने लिखा है कितना, 1000 रुपये फॉर डिलीवरी चार्ज, सर 1000 के अलावा मैंने डिलीवरी चार्ज या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, शिपिंग चार्ज लिखा 200 रुपए अलग से, क्लियर? सिंस एफओआर बेस पे डिलीवरी थी, कस्टमर के हाथ तक मुझे डिलीवरी करना है, तो वो 200 रुपए जो मैंने कस्टमर से रिकवरी किया, 1000 प्लस 200, एंटायर 1200 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि वो 200 रुपए इंकर मैंने जो किया है, वो इंकर किए बिना मैं अपना सप्लाई नहीं कर पाता, पूरा 1200 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मार्कर, पूरे पे टैक्स लगेगा। अब मान लो एफओआर बेस पे डिलीवरी है, पर 200 रुपए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज था वो डायरेक्ट रेसिपिएंट ने थर्ड पर्सन को पे कर दिया, तो भी ऐसे केस में अगेन 200 विल बी वैल्यू विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, 1200 पे ही जीएसटी लगेगा, क्लियर? मतलब सप्लायर खुद इंकर करके बिल में अलग से लिख दे, या रेसिपिएंट ने डायरेक्ट थर्ड पर्सन को पे कर दिया, हमें कंसर्न नहीं है। अगर कोई एक्सपेंस विच द सप्लायर वाज सपोज्ड टू इंकर, वो सप्लायर ने इंकर किया या रेसिपिएंट ने इंकर किया, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर की पॉकेट से गया तो वैल्यू का पार्ट बनेगा बच्चों, क्लियर? डन। पर अगर मान लो यही एक्स वर्क्स बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्स फैक्ट्री बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सर कोई एक्सपेंस जो मुझे इंकर नहीं करना था, क्लियर? और सर वो एक्सपेंस अगर इंकर करके मैंने कस्टमर से रिकवरी किया एज अ प्योर एजेंट, तो सर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है, वो हम पढ़ेंगे सर फाइनल लेवल पे जाके बेटा, क्लियर? पर कोई एक्सपेंस विच द सप्लायर वाज सपोज्ड टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, वो एक्सपेंस उसने इंकर किया और कस्टमर से रिकवरी किया, तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, या कस्टमर डायरेक्ट थर्ड पर्सन पे कर दिया, क्लियर? तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है बच्चा वो। फिर सरकार अगर आपने ओवर एंड अबव द प्राइस कस्टमर से कुछ इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी भी रिकवरी किया, तो वो भी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनता है, उसको भी सर वैल्यू में इंक्लूड करते हैं, उस पर भी जीएसटी लगता है बच्चों। और हाँ ध्यान देना, इंटरेस्ट के लिए ध्यान देना, क्वेश्चन ने अगर कुछ भी नहीं बोला अलग से और ये लिखा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 10,000 मान लो, या जो भी अमाउंट है, क्लियर? इंटरेस्ट रिसीव्ड
तो सर ध्यान रखना वो अमाउंट जो होगा उसको इंक्लूसिव जीएसटी मानने का एग्जाम के अंदर ध्यान रखना बेटा। पर अगर क्वेश्चन अलग से फिगर दे दिया कि यहाँ पर जो फिगर दे रखे वो सारे विदाउट टैक्सेस है, जीएसटी अलग से है, तो सर बात अलग होगी। अदरवाइज इस इंटरेस्ट को जीएसटी का इंटरेस्ट को इंक्लूसिव जीएसटी मानेगा बेटा। देन सर एनी सब्सिडी, सर अगर आपको ओवर एंड अबव द प्राइस कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस सब्सिडी भी रिसीव हुई है, क्लियर, और सर सब्सिडी वाज लिंक्ड विद द प्राइस एंड, तो ऐसे केस में वो सब्सिडी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। पर अगर वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी तो ऐसे केस में वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। सर एक बात ध्यान रखना, मान लो सर कोई गुड्स का प्राइस था कितना, ओरिजिनली 1,50,000 था, पर सर क्वेश्चन दे रखा है क्या, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स 1,20,000 और नीचे सब्सिडी दे रखा है 30,000 रुपीज सब्सिडी रिसीव्ड, क्लियर सर, और ब्रैकेट में लिख दिया क्या, दिस सब्सिडी इज आफ्टर द प्राइस जो दे रखा है ना ऊपर लिस्ट प्राइस 1,20,000, इट इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी। इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल प्राइस 1,50,000 थी और 1,20,000 क्या है, आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी है बेटा, क्लियर सर, क्योंकि 30,000 रुपए सब्सिडी मिल रहा है किसी और से, इसलिए आपने कस्टमर से प्राइस 1,20,000 ही लिया है। तो सर अब ऐसे केस में सिंस दिस सब्सिडी वाज लिंक्ड विद द प्राइस, क्लियर, इस सब्सिडी को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाएंगे और अल्टीमेटली 1,20,000 प्लस 30,000 1,50,000 इज द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ सप्लाई और उस पर जीएसटी लगेगा। पर अगर ये सब्सिडी दी होती सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने तो ऐसे केस में 1,20,000 पे जीएसटी लगता बच्चों, क्लियर डन। सरकार ये हो गया सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्या क्या वैल्यू में इंक्लूड करना है। अब सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, फॉलोइंग शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। दो चीजें एक्सक्लूड होगी, फर्स्ट क्या डिस्काउंट, सेकंड क्या वो भी डिस्काउंट। सर फर्स्ट डिस्काउंट विच इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जब आप सप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे या उससे पहले आपने डिस्काउंट दिया और वो डिस्काउंट आपने बिल में इंडिकेट किया है, तो सर ऑब्वियसली वो डिस्काउंट कस्टमर को पास ऑन हो गया। जो नेट वैल्यू आएगा आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंट वो ही वैल्यू सप्लाई होगा और इस डिस्काउंट को एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा, और नेट वैल्यू पे ही जीएसटी पे करना है, क्लियर डन। पर सर अगर सर डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट था, क्या था बेटा, डिस्काउंट वाज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, मतलब आपने सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट दिया कस्टमर को, तो ऐसे केस में वो डिस्काउंट के लिए बाद में सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू करेगा, पर सर वो डिस्काउंट की वजह से वैल्यू कम हो जाएगी क्रेडिट नोट के थ्रू, पर उसकी कंडीशन से फर्स्ट सर क्रेडिट नोट जो आप इशू कर रहे हो इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, जिस इनवॉइस के लिए आप डिस्काउंट दे रहे हो वो इनवॉइस नंबर लिखना पड़ेगा। मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए सिंगल क्रेडिट नोट कैन आल्सो बी इशूड। सेकंड सर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब ओरिजिनली आपने सप्लाई किया था तब ये पता होना चाहिए कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट मस्ट बी नोन एट द टाइम ऑफ रिमूवल। जब आपने सप्लाई किया था तो डिस्काउंट मस्ट बी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा, क्लियर। एंड सर थर्ड, जो आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया है उसके बेस पे आपकी जो जीएसटी लायबिलिटी कम हुई है उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा अगर उसने आईटीसी लिया था तो बेटा, क्लियर। तो ऐसे केस में ये वैल्यू सप्लाई से एक्सक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर मान लो आपने सप्लायर ने एडोक बेस पे डिस्काउंट दिया, सप्लाई होने के बाद में एडोक बेस पे डिस्काउंट दिया, मतलब जब ओरिजिनल सप्लाई कर रहा था तब ये नहीं पता था कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलने वाला है, तो ऐसे केस में केवल फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा, जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू नहीं किया जाएगा। ऐसे केस में जीएसटी के पर्पस के लिए वैल्यू में से वो डिस्काउंट एक्सक्लूड नहीं होता है, क्लियर डन। सर ये सेल्स प्रमोशन स्कीम्स के बारे में यहां समझा रखा है। सर सबसे पहली बात स्टेगर्ड डिस्काउंट, मतलब बाय मोर सेव मोर ऑफर होता ना सर। अगर आपने एक शर्ट परचेज किया तो सर 10% डिस्काउंट, दो शर्ट परचेज किए तो 25% डिस्काउंट, तीन शर्ट परचेज किए तो 40% डिस्काउंट होता है ना सर, बाय मोर सेव मोर ऑफर। या फिर सर ये तो क्या हो गया, ये डिस्काउंट हो गया जब आप परचेज करो तभी डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द स्पॉट, तो ऐसे केस में कैश उसी टाइम डिस्काउंट मिल रहा है आपको तो बिल में से लेस हो जाएगा, नेट वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। पर सर ऐसा लिख रखा है क्या, साल भर में अगर आपने 10 लाख रुपए का परचेज किया तो 5% डिस्काउंट, साल भर में 15 लाख का परचेज किया तो 7% डिस्काउंट, साल भर में 20 लाख का परचेज किया तो 10% डिस्काउंट। तो सर बाय मोर सेव मोर ऑफर इस तरह का, तो ऐसे केस में कितना परचेज किया तो साल के एंड में पता पड़ेगा ना यार, तो ऐसे केस में सिंस इट वाज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा, तो ऐसे केस में मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए सिंगल क्रेडिट नोट इशू करके आप वैल्यू में से एक्सक्लूड कर सकते हो, और जो जीएसटी की लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी क्रेडिट नोट की वजह से उतना प्रोपोर्शन आईटीसी रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट से एक्सक्लूडेबल है। सेकंड पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट बेटा, सर जो मैंने आपको समझाया वो ये बेटा ये वाला, क्लियर। और इसके बाय मोर सेव मोर तो ऑन द स्पॉट आप डिस्काउंट दे रहे हो बेटा, क्लियर। पीरियोडिक और ईयर एंड डिस्काउंट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो हो गया बेटा, ऐसे केस में वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाएगा, तो ऑन द स्पॉट आपने डिस्काउंट दिया है, ये दीज आर शोन ऑन द इनवॉइस इटसेल्फ, वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाता है। पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट जो होता है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, साल भर में इतना परचेज किया तो डिस्काउंट, तो क्रेडिट नोट के बेस पे ये डिस्काउंट वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाएगा, आपकी जीएसटी लायबिलिटी कम हो जाएगी, रेसिपिएंट को इतना प्रोपोर्शन आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ सेकेंडरी डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट जो होता है बेटा, जब कस्टमर पेमेंट करने आया तब आपने एडोक बेस पे उसको 2% डिस्काउंट दे दिया, ये डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई नॉन नहीं था, तो ऐसे केस में वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं होगा और ये वैल्यू का पार्ट बनेगा बच्चों, क्लियर डन। यहाँ पे जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू होगा मालिक, क्लियर डन। अब सर ये एग्जांपल लिस्ट देगी बेटा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, क्या क्या इंक्लूड करना है क्या क्या एक्सक्लूड करना। देखिए
सर आपने वैल्यू ऑफ द गुड्स लिख दिया, मान लो XYZ, क्लियर। अब अलग से एक्सपेंसेस ये और दे रखे, अलग से पॉइंट और दे रखे, क्या करना, इंक्लूड करना है कि नहीं करना। कंसल्टेंसी चार्जेस इन रिलेशन टू इंस्टॉलेशन, यस ऐड करना। डिजाइनिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग चार्ज ऐड करो। टेस्टिंग चार्जेस ऐड करो। फ्रेड फ्रॉम सेलर्स प्रीमाइसेस टू बायर्स प्रीमाइसेस ऐड करो। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो मानना FOR बेस पे डिलीवरी और ये वैल्यू का पार्ट बनेगा। इंश्योरेंस चार्ज ऐड करो। पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्ज बाय सेलर फॉर डिलेड पेमेंट ऐड करो। इंटरेस्ट और पेनल्टी विच इज चार्ज बाय सेलर फॉर डिलेड पेमेंट बट वेव्ड लेटर ऑन, अल्टीमेटली रिसीव नहीं हुआ ना, रिसीव हुआ तो वैल्यू का पार्ट बनता है और तो ही टाइम सप्लाई आता है बेटा, क्लियर। सर इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड करो। लोडिंग वेइंगमेंट चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग, प्रोडक्टिव पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, सब कुछ ऐड करो बेटा। सब्सिडी विच इज डायरेक्टली इन रिलेशन टू प्राइस, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऐड नहीं करने का, फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऐड करने का। टैक्सेस चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर अदर देन GST वाले टैक्सेस हमेशा ऐड करो। डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई हमेशा एक्सक्लूड करो बेटा, क्लियर। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन की एक लिस्ट मैंने आपको और भी एग्जांपल तौर पे याद रखी है। आई होप समझ में आया। ये था आपका सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, 2 और 3। अब सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 भी दे रखा बेटा। वो बोलता है क्या, सर अगर आपने कोई सप्लाई किया गुड्स और सर्विस और बोथ टू अ रिलेटेड पर्सन, या जहां पे प्राइस वाज नॉट दी सोल कंसिडरेशन, तो ऐसे केस में वैल्यू शेल बी डिटरमाइंड एज में प्रिस्क्राइब्ड, मतलब वैल्यूएशन रूल्स रेफर किए जाएंगे बेटा वहां पे। प्लस गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ नोटिफाइड सप्लाईज को नोटिफाई कर सकती है और वहां पर वैल्यू गवर्नमेंट जो डिफाइन करेगी उस अकॉर्डिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसके लिए भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए हुए वो जो आपके सिलेबस में भी नहीं आते हैं। हम पढ़ेंगे रूल्स बाद में CA फाइनल लेवल पे, तब हम बात करेंगे बेटा, क्लियर। तो सर ये सेक्शन 15(4), 15(5) भी खत्म होता है। अब केवल इंट्रोडक्शन दे रखा है, रूल्स आपके सिलेबस में नहीं आते। देखिए आपके लिए एक शानदार वाली बात लिखी है क्या, CA स्टडी कोर्स इन इंडिया इज नॉट द टफेस्ट स्टडी कोर्स। लोग क्या बोलते हैं CA सबसे टफ है, नहीं, ये टफ नहीं है। इट इज फॉर देम हु आर द टफेस्ट, हु आर डिटरमाइंड। सर कोर्स टफ नहीं है, ये टफ लोगों के लिए बना हुआ है, ये डिटरमाइंड लोगों के लिए बना हुआ है। एंड वी नो दैट यू आर वन ऑफ देम। एंड सर आपने पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरा दम लगा दोगे सर, और देखना कामयाबी आपके चरण छुएगी। ऑल द बेस्ट, माहौल बनाइए, खुश होकर पढ़िए, विच इज मोर इंपोर्टेंट। लव यू लॉट, हैप्पी रहिए। एंड सर ऑल थैंक्स टू गॉड जिन्होंने हमको ये जिंदगी दी, और हमारा ये काम है कि हम पूरी अपनी मेहनत करें और इस हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाए, अपने पेरेंट्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे दोस्तों के लिए। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, आर ऑल विशेस आर फॉर यू गाइस। माहौल जबरदस्त शानदार, बाय बाय।